ड्रामे की शुरुआत में हम हनी को देखते हैं जो कि एक लड़की के वेश में कॉल पर बात करते हुए अपनी स्टेप सिस्टर यान से कहती है कि मैं वो खानदानी नेकलेस तुम्हारे लिए चुरा लाई हूँ। यान कहती है कि ठीक है, वो नेकलेस तुम रूम नंबर 807 में पहुंचा दो। इसके बदले मैं फादर को मना लूंगी कि वो तुम्हारी मदर का मेडिकल बिल पे कर दे। फोन रखने के बाद में यान कहती है कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपने टैंक परिवार का इकलौता वारिस बन करके सब कुछ यूं ही नहीं जाने दे सकती हूँ। अपने फादर की सारी संपत्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इतना कहकर कि वो अपने गुंडों से हनी का काम तमाम करने का ऑर्डर दे देती है। हनी जब होटल रूम के बाहर पहुंचती है तो वो उन गुंडों की बात सुन लेती है कि वो तो उसे जान से मारने वाले हैं और ये सब तो यान का बस एक ट्रैप था। तभी वहाँ पर वो गुंडे आ जाते हैं जिन्हें देख करके हनी भागने लगती है और एक चेंजिंग रूम में घुस जाती है, जहाँ वो सोचती है कि अपनी माँ के कहने के अनुसार आज तक मैं एक बॉय बन करके जीती आई हूँ, पर आज अपनी जान बचाने के लिए मुझे अपनी असली पहचान में आना पड़ेगा। इतना कहकर के वो लड़की बन करके बाहर निकलती है, जिसे देख करके गुंडे कंफ्यूज होकर के आगे बढ़ जाते हैं। पर हनी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो एक अनजान इंसान के रूम में चली जाती है जो कि ऑलरेडी नशे में चूर होता है और वो हनी को अपने सामने पाकर के उसे देखता ही रह जाता है और उसके काफी करीब जाकर के उससे कहता है कि तुम्हारी फ्रेग्रेंस तो काफी अच्छी है। तो हनी कहती है कि मेरी जान खतरे में है, प्लीज मुझे कुछ देर अपने रूम में रहने दीजिए। पर जिन उसे करीब खींचते हुए कहता है कि माफ करना, पर मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। इतना कह करके वो हनी को किस करते हुए उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। सुबह हनी की जब आँख खुलती है तो वो फिर से लड़का बन जाती है और सोचती है कि अच्छा हुआ जो मेरे फादर को आज तक नहीं पता है कि मैं एक लड़की हूँ, वरना वो मेरी माँ के साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देते। दूसरी तरफ जिन की जब आँख खुलती है तो वो वही नेकलेस अपने बिस्तर पे पाता है जिसे हनी लेकर के भाग रही थी। वो फौरन से अपने आदमी को कॉल करके उसके बारे में पता करने के लिए कहता है। जब ये बात जिन के फ्रेंड यूजो को पता चलती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आज तक तो तुमने किसी लड़की को छुआ तक नहीं है, मुझे तो लगता था कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, पर चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरा शक दूर हो गया। जिन उसे वो नेकलेस दिखा करके उसके बारे में पता करने के लिए कहता है। यूजो उस नेकलेस के बारे में पता करके बताता है कि ये नेकलेस एक लिमिटेड एडिशन है जिसे बहुत सारे लोग खरीदना चाहते थे, पर ये सिर्फ टैंग फैमिली ही खरीद पाया, यानी कि ये टैंग परिवार की बेटी का है। ये सुनकर के जिन टैंग परिवार के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हनी जब घर पहुंचती है तो उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम टैंग परिवार के बड़े बेटे होते हुए भी अपने घर में चोरी करने पर उतर आए, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सब सिखाया है? हनी कहती है कि आप अब भी मेरी माँ को कोसते रहते हैं, आपने इस औरत के चक्कर में मेरी माँ को छोड़ दिया, जिस सदमे में आकर के मेरी माँ बीमार हो गई और अब मुझे उनकी बीमारी के लिए आप लोगों के सामने भीख मांगनी पड़ती है। ये सब सुनकर के उसके फादर और भी ज्यादा फायर हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने फादर से कैसे बात करते हैं। इतना कह करके वो उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं। दूसरी तरफ जिन का दोस्त उससे कहता है कि तुम इतनी सीरियस क्यों हो गए हो? जहाँ तक मुझे पता है कि टैंक परिवार में सिर्फ एक ही लड़की है जिसका नाम यान है और उस लड़की के कैरेक्टर इतने भी अच्छे नहीं है और वो मिस्टर टैंक की मिस्ट्रेस की बेटी है। हो सकता है कि उसने तुम्हें ये सब फंसाने के लिए किया हो। अपने दोस्त की बात सुन करके जिन हनी के बारे में सोचने लगता है और अपने दोस्त से कहता है कि मेरा दिल कह रहा है कि वो ऐसी लड़की नहीं है जैसा कि तुम मुझे बता रहे हो। वहीं यान हनी को जलील करने और हर्ट करने का एक भी कसर नहीं छोड़ती है और उससे कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम टैंक परिवार के उत्तराधिकारी बनने से मना कर दो। तभी वहाँ पर एक मेड आकर के बताती है कि शायो ग्रुप के मास्टर जिन आपसे मिलना चाहते हैं। यान सोचती कि इतना बड़ा आदमी भला मुझसे क्यों मिलना चाहता है, जिसके बाद यान हनी से कहती है कि अब जैसा कि कल रात तुमने वो नेकलेस गुम करा दिया है तो अब इतने महंगे नेकलेस का भुगतान तुम कैसे कर पाओगी? फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अभी हमारे फादर 1 महीने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, तब तक तुम टैंक परिवार का एक नौकर बनकर की जिंदगी बिताओगी, तभी मैं तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल बिल समय पर जाने दूंगी। ये सुनकर के हनी उसकी ये बात मान जाती है। थोड़े टाइम के बाद में जिन वहाँ पर आता है तो वो यान को छोड़ करके हनी को काफी ध्यान से देखने लगता है। उसे देख करके हनी काफी नर्वस हो जाती है। जिन को हनी की फ्रेग्रेंस मिलती है जिससे कि उसे कल वाली लड़की याद आती है। जिन उसकी घबराहट देख करके उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे डर रही हो? तो हनी घबरा करके वहां से जाने लगती है। तो जिन उसे रोक करके पूछता है कि क्या हम कभी मिले हैं? तो हनी कहती कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो आज आपको पहली बार देख रही हूँ और वैसे भी आप इतने बड़े आदमी हैं, भला आप मुझसे क्यों मिलेंगे? तभी वहाँ पर यान के माता पिता भी आ जाते हैं और जिन से वहाँ आने की वजह पूछते हैं। तो जिन वो नेकलेस निकालता है जिसे देख करके यान कहती है कि ये तो मेरा है। तो जिन फौरन से उसके फादर से कहता है कि मैं तो यान से सगाई की बात करने आया था। ये सुनकर के तो सभी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता, जैसे कि उनके हाथ में कोई लॉटरी लग गई हो। दूसरी तरफ हनी नौकरों की तरह सारा काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर यान आकर के उससे पूछती है कि ये नेकलेस तो तुम्हारे पास में था, फिर ये मिस्टर जिन तक कैसे पहुंचा?
तो हनी सोचने लगती कि कहीं इसे कल रात की बात न पता चल जाए। वो यान से कहती कि लगता है कि कल गलती से मैं एक रूम में चली गई थी, हो सकता है कि शायद वो वहीं पर गिर गया होगा। यान कहती कि पर जिन तो बता रहे थे कि ये नेकलेस उसी का है जिसके साथ उन्होंने कल रात नाइट स्पेंड किया था, पर तुम तो एक लड़का हो, फिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। यान उससे कहती कि जो भी हो, पर ये बात कभी भी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। जिन को भी यही लगना चाहिए कि कल रात मैं ही उनके साथ में थी। इतना कहकर कि वो वहाँ से चली जाती है। हनी अपनी माँ की कही बात याद करने लगती है कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि तुम्हें अपने फादर का इकलौता वारिस बनने के लिए एक लड़की के रूप में जिंदगी बितानी होगी, ताकि हमें अपना अधिकार और अपना कंपनी वापस मिल सके। इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी अपनी असली पहचान उजागर नहीं करोगी। ये सब सोच करके हनी बहुत दुखी होती है, क्योंकि कल रात की वजह से वो बहुत परेशान थी। दूसरी तरफ जिन अपने दोस्त से कहता है कि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि यान उस नेकलेस की ऑनर है। यूजू कहता है कि पर होटल की कैमरास चेक करने पर यही पता चला है कि यान उस होटल में गई थी। तभी उस बार में हनी ड्रिंक सर्व करने के लिए आ जाती है, जिसे देख करके जिन उससे पूछता है कि टैंक परिवार तुम्हें इतने भी पैसे नहीं देते हैं क्या, जिससे कि तुम्हारा गुजारा हो सके, जो तुम्हें इस बार में भी काम करना पड़ रहा है। हनी कहती कि जब आप इस बार में आकर के ड्रिंक कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर जॉब क्यों नहीं कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक ठरकी आदमी आकर के हनी से कहता है कि पता नहीं क्यों तुम मुझे एक नाजुक सी लड़की जैसी लग रही हो, चलो साथ में बैठ करके ड्रिंक करते हैं। हनी ऐसा करने से मना कर देती है तो वो आदमी बदतमीजी करने पर उतर आता है। हनी की आवाज सुनकर के जिन सोचता है कि ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, ये तो टैंक परिवार का एक लड़का है, फिर इसे देख करके मुझे उस रात वाली लड़की क्यों याद आती है। जिन फौरन से उस आदमी को हनी से दूर करता है और उस आदमी को बार से बाहर फेंकवा देता है। हनी उसे थैंक्स कह करके वहाँ से चली जाती है और ड्रिंक गिरने की वजह से अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी वहाँ पर उसके पीछे जिन भी पहुंच जाता है, जिसे देख करके तो हनी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो कहती है कि आपके अंदर इतनी भी तमीज नहीं है जो कि आप ऐसे ही अंदर चले आए। जिन कहता है कि तुम इतना क्यों घबरा गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मैं तो बस तुम्हारी चोट के लिए दवा लेकर के आया हूँ। हनी जिन से कहती है कि प्लीज मुझसे दूर रहिए। जिन देखता है कि उसे बहुत ही ज्यादा चोट आई है तो वो हनी के कपड़े हटा करके देखने लगता है। अब हनी तो एक लड़की थी तो वो जिन से कहती है कि मेरे चोट से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, मैं ठीक हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है तो जिन उसे जाने नहीं देता और उसे पकड़ लेता है और उसकी क्लोज आती है। वो सोचने लगता है कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि एक लड़की के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स कैसे आ सकती हैं। वो उसे किस करने ही जा रहा होता है कि तभी हनी उसे धक्का दे करके भाग जाती है। ये सब होने के बाद में जिन हनी की सारी डिटेल्स अपने दोस्त से मंगवाता है, जहाँ यूजो उसे बताता है कि वो एक बहुत ही जिद्दी लड़का है, उसे उसकी शैतानी की वजह से स्कूल तक से भी निकाल दिया गया था, उसने अपने घर में कितनी बार चोरी की है और मुझे ये भी सुनने में आया है कि उसे महिलाएं पसंद नहीं आती हैं। जिन कहता है कि हो सकता है कि उसकी चोरी करने के पीछे कोई मजबूरी रही हो, जिस पर यूजो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है जिसका पूरा खर्चा टैंक परिवार ही उठाता है। वो जिन से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उस लड़की को पसंद करने लगे हो, पर तुम्हें मर्द आखिर कैसे पसंद आ सकते हैं, इस हिसाब से तो मैं भी खतरे में हूँ, लेकिन तुम मेरे ऊपर डोरी डालने की सोचना भी मत क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद हैं। ये सुन करके तो जिन उसके ऊपर फाइल फेंक करके मारता है, जिस पर यूजो अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग खड़ा होता है। जिसके बाद जिन हनी की प्रोफाइल देख करके सोचता है कि अगर तुमने मेरे साथ ये सब जानबूझ करके प्री प्लान करने की हिम्मत की है तो इन सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ हनी अपनी मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम्हारी पहचान किसी को पता तो नहीं चली। तो हनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर मुझे ये सब कब तक करना पड़ेगा। उसकी माँ कहती है कि जब तक हमारी कंपनी और हमारा अधिकार ना मिल जाए और मैं अपना बदला पूरा ना कर लूँ तब तक तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। हनी अपनी माँ से मिलकर के जब बाहर निकलती है तो वो एक बूढ़े आदमी की मदद करती है, तो वो उससे कहती है कि धन्यवाद छोटी बच्ची। तो हनी कहती है कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं तो एक लड़का हूँ। तो वो दादाजी कहते हैं कि मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ पर मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है, पर तुम निश्चिंत रहना, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। हनी जब उन्हें उनके वार्ड में लेकर के जाती है तो वहाँ जिन उन्हें ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो उसके ग्रैंडफादर थे। वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि आखिर आप ऐसे बाहर क्यों चले जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि मैं बस बोर हो रहा था इसीलिए मैं बाहर चला गया था, पर इस लड़के ने मेरी मदद करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जिन हनी को थैंक्स कहता है और उसे अपने साथ लेकर के बाहर चला जाता है, जहाँ जिन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है जो तुम मुझसे जानबूझ करके बार बार मिलने के लिए आ जाती हो। तो हनी कहती है कि ये महज एक इत्तेफाक है, मैंने ये सब जानबूझ करके नहीं किया है। जिन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सब तुम क्यों कर रही हो, पर बेहतर यही होगा कि आज के बाद तुम मेरे सामने कभी भी मत आना। हनी कहती है कि ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि मैं आपसे बहुत दूर रहूं। इतना कह करके वो कार से उतर जाती है। इतना कम नहीं था कि घर पहुंचती उसकी स्टेप मदर उसकी शादी की बात कर रही होती हैं। हनी तो खुद एक लड़की थी, भला वो किसी लड़की से शादी कैसे कर सकती थी।
इसीलिए वो इस शादी से साफ इनकार कर देती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि आपका बेटा तो काफी नाजुक दिख रहा है, इसके शरीर में जान है भी या नहीं, मुझे इसकी शर्ट निकाल करके दिखाना पड़ेगा कि ये सही में स्वस्थ है भी या नहीं। इतनी पर तो यान जबरदस्ती उसका शर्ट उतारने लगती है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और हनी को गिरने से बचाता है। हनी भाग करके कपड़े के स्टोर पर पहुंच जाती है, जहाँ वो एक छोटी सी बच्ची को कपड़े खरीदते हुए देख करके सोचती है कि काश मैं भी ऐसी जिंदगी जी पाती। तभी वहाँ पर एक सेल्स गर्ल आकर के हनी से कहती कि आप एक ड्रेस क्यों नहीं ट्राई करती हैं। सेल्स गर्ल की बात सुन करके हनी अपने अरमानों पर कंट्रोल नहीं रख पाती है, क्योंकि वो थी तो एक लड़की, इसीलिए वो एक प्यारी सी ड्रेस पहन करके खुशी खुशी बाहर घूमने निकल जाती है। तभी वो जिन से टकरा जाती है, पर इससे पहले वो उसे देख पाता हनी अपना फेस छुपा करके वहाँ से भाग खड़ी होती है। जिन सोचता है कि अजीब बात है, मुझे इस लड़की के टच से नफरत क्यों नहीं हो रही है, क्या ये कहीं उसी रात वाली लड़की तो नहीं है। इतना कह करके वो हनी के पीछे दौड़ पड़ता है। हनी फौरन से उसी स्टोर में वापस से चली जाती है। जिन अपने आदमी को उस लड़की को ढूंढने के लिए उस स्टोर के अंदर भेजता है, पर तब तक तो हनी अपना ड्रेस चेंज कर लेती है और फिर से बॉय बन जाती है। जब वो स्टोर के बाहर निकलती है तो जिन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हनी कहती कि मैं बस कपड़े खरीदने आई थी। तभी जिन का गार्ड आकर के उसे बताता है कि हमें अंदर कोई भी लड़की नहीं मिली। जिन सोचता है कि ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है, कहीं मेरे साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक तरफ तो जिन काफी परेशान होता है, दूसरी तरफ हनी भी इन सब चीजों की वजह से परेशान होकर के अपनी उस रेड ड्रेस को, जिसमें जिन की यादें थी, उसे हमेशा के लिए नदी में फेंक देती है। पर जिन भी काफी परेशान होकर के अगले दिन हनी से ये पूछ ही लेता है कि आखिर तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो, क्या तुमने कुछ गलत किया है। तो हनी कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जिन कहता है कि फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उस रात का कोई तो कनेक्शन है तुम्हारे साथ में, क्या तुम उस रात मेरे रूम में आई थी। तो हनी कहती कि बिल्कुल भी नहीं। जिन कहता है कि याद रखना, उस होटल की मैं अभी भी जाँच करवा रहा हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी हनी देखती है कि उसकी स्टेप सिस्टर यान किसी आदमी के साथ में कार में रोमांस कर रही थी, और यान भी उसे देख लेती है और वो हनी के पास आकर के उससे कहती है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो फिर अपनी माँ को मरता हुआ देखने के लिए तैयार रहना। दूसरी तरफ जिन हनी के बारे में सोच सोच करके काफी परेशान हो रहा होता है कि आखिर उसके साथ में हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर जिन का असिस्टेंट एक फाइल लेकर के आता है। उसे देख करके जिन सोचता है कि क्यों ना मैं इसी पर ट्राई करके चेक करूँ। वो अपने असिस्टेंट के काफ़ी क्लोज चला जाता है। असिस्टेंट सोचता है कि लगता है कि सारी अफवाहें सही हैं, कि बॉस को लड़कियां पसंद नहीं हैं। वो सोचने लगता है कि आज तो मेरी इज्जत लूट करके रहेगी और मैं किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। इधर जिन भी मन में सोचता है कि मैं श्योर हूँ कि मुझे मर्दों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लगता है कि हनी में कुछ खास बात है, इसीलिए मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ। तभी वहाँ पर जिन का फ्रेंड आ जाता है और उसे ऐसी कंडीशन में पा करके उसके होश उड़ जाते हैं। यूजो जिन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऑफिस में भी ये सब करने पर उतर आओगे। जिन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं बस खुद को टेस्ट कर रहा था, पर सच में मुझे मर्दों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अब जिन हनी के लिए अपनी फीलिंग को समझने के लिए उसके घर जाकर के उसके फादर से कहता है कि मैं हनी को अपनी कंपनी में रख करके बिजनेस को आगे बढ़ाने के सारे तौर तरीकों को सीखने का एक मौका देना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में ये आपकी कंपनी को अच्छे से संभाल सके। ये सुन करके तो उसके फादर इस बात के लिए फौरन से हाँ कर देते हैं। लेकिन ये सब देख करके तो यान को आग ही लग जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिल करके हनी के खिलाफ प्लान बनाने लगती है और उसे अपने गुंडों से कह करके किडनैप करवा लेती है। वो गुंडे हनी को किडनैप करके एक बार में लेकर के चले जाते हैं। उनमें से एक गुंडा उससे कहता है कि तुम तो किसी लड़की से कम नहीं लग रहे हो, चलो अभी इस लड़की वाली ड्रेस को पहन करके हमारा मनोरंजन करो। हनी बेचारी के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और उसे वो ड्रेस पहन करके बाहर आना पड़ता है। दूसरी तरफ उसी बार में जिन का फ्रेंड उसकी आंख पर पट्टी बांध करके उसे ले आता है और एक लड़की को बुला करके उससे कहता है कि मेरे दोस्त को अच्छे से सर्व करना। जब वो लड़की जिन को टच करती है तो जिन उसे गुस्से से खुद से दूर कर देता है और हनी के बारे में सोचते हुए उसे वहां से बाहर जाने के लिए कह देता है। ये सब देख करके उसका दोस्त कहता है कि अब तो जिन का कुछ भी नहीं हो सकता है। यूजो उसके पास जाकर के कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। जिन कहता है कि आज के बाद में ऐसी हरकतें मेरे साथ में कभी भी मत करना। दूसरी तरफ हनी उस गुंडे के मुंह पर स्प्रे मार करके भागने लगती है, जिसे जिन और यूजो दोनों देख लेते हैं। यूजो कहता है कि लड़की वाली ड्रेस पहन करके कहाँ भाग रहा है। जिन भी उन गुंडों के पीछे भागने लगता है और उनसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। गुंडे कहते हैं कि इसे हमें सौंपा गया है। यूजो कहता है कि तुम लोग को पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। जिन के बारे में जान करके गुंडे पीछे हट जाते हैं। जिन हनी के पास जाकर के उससे कहता है कि क्या लड़कियों वाले कपड़े पहन करके बैठे हो, आखिर तुम हो क्या। वो उसे अपने जैकेट से कवर करता है पर हनी खड़ी नहीं हो पाती है।
क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। जिन उसे जैसे ही उठाता है तो वो कहता है कि तुम एक लड़के होते हुए भी इतने हल्की कैसे हो सकते हो। बाहर आने पर जिन देखता है कि हनी काफी नशे की हालात में होती है क्योंकि उन गुंडों ने उसे ड्रिंक करा रखा था। जिन उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की को बुलाऊं। हनी कहती है कि लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। इतना कह करके वो जिन के काफी क्लोज चली जाती है। जिन कहता है कि होश में हो, क्या तुम्हें पता भी है कि ये सारी हरकतें तुम किसके साथ में कर रही हो। पर हनी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती और जिन को किस कर बैठती है और इस किस के साथ में फिर से एक बार जिन के दिमाग में उस रात की इमेज आने लगती है। जिन कहता है कि आखिर तुम इतनी अभद्र कैसे हो सकती हो। वो उसका हाथ बांध करके उसे बाथटब में डाल देता है। हनी जब होश में आती है तो वो फौरन से अपने कपड़े चेंज करती है। तब तक वहाँ पर जिन पहुंच जाता है जिसे देख करके हनी काफी परेशान हो जाती है। तो जिन उससे कहता है कि अब इतना क्यों घबरा रही हो, अभी कुछ देर पहले तो तुमने करीब करीब मेरे ऊपर हमला कर ही दिया था। दूसरी तरफ यूजो भी जिन को आकर के बताता है कि हनी को किडनैप उसकी बहन यान ने करवाया था। हो सकता है कि वो ऐसा इसलिए कर रही हो कि तुम उसे छोड़ करके उसके भाई पर ही अपना दिल दे बैठे हो और उसे अपना मंगेतर मान चुके हो। तो जिन कहता है कि आखिर इतनी बकवास तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से है। यूजो सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। हनी जब घर पहुंचती है तो यान को एक थप्पड़ मारते हुए उससे कहती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों करवाया था। यान कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी मेरे ऊपर हाथ उठाने की। अब देखो मैं तुम्हारी माँ के साथ में क्या क्या करती हूँ। हनी कहती कि क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे बहुत सारे राज मेरे पास में जमा हो गए हैं, कि बाहर तुम कितने सारे मर्दों के साथ में गुलछर्रे उड़ाती हो, साथ ही जिनसे शादी करने के सपना भी मैं तुम्हारा एक झटके में तोड़ सकती हूँ। इसीलिए आज के बाद में अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये सुनकर के तो यान गोबर जैसा मुंह लेकर के वहां से चली जाती है। अगले दिन वो जिन की कंपनी ज्वाइन करती है, जहाँ पहले दिन ही उस कंपनी की एम्प्लॉय हनी को देख करके सोचती है कि ये तो टैंक परिवार का बेटा है, क्यों ना मैं ही इसे पटा लूं। इतना कह करके वो तो हनी के पीछे ही पड़ जाती है। हनी सोचती कि लड़का बनने के बावजूद भी मुझे कहीं पर भी चैन नहीं है। हनी जब उसके हाथ नहीं आती तो वो लड़की उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके चिल्लाने लगती है कि इसने मेरे साथ में छेड़छाड़ की है। तो हनी कहती कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। वो एम्प्लॉय कहती कि तुम टैंक परिवार के युवा मास्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी लड़की का नाजायज फायदा उठा लोगे। तभी वहाँ पर जिन आता है जिससे वो एम्प्लॉय हनी के खिलाफ शिकायत करने लगती है। जिन सोचता है कि इसे तो लड़कियों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, फिर ये ऐसे कांड कैसे कर सकता है। तभी हनी कहती कि मिस्टर जिन, आप तो जानते हैं ना कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। ये सुन करके तो वहाँ के सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जिन हनी को अपने ऑफिस में बुला करके कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कुछ सीखने के लिए रखा था, ना कि ऑफिस के पहले दिन ही ऐसी वाहियात हरकत करने के लिए। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी भी रेपुटेशन खराब होगी, इसीलिए अच्छा यही होगा कि आगे से तुम ऐसी हरकतें मत करना। हनी सोचती कि कितना बड़ा सन की इंसान है, इसे मेरे ऊपर भरोसा तक नहीं है। दूसरे दिन एक मीटिंग के दौरान मिसेस वांग आती हैं, जो कि हनी को ड्रिंक ऑफर करती हैं और वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाती हैं। वो हनी से कहती कि मुझे तुम्हारे जैसे चॉकलेटी बॉयज बहुत पसंद है। अब हनी उनकी हरकतें देख करके उनके साथ और ड्रिंक करने से मना कर देती है। तो वहाँ का मैनेजर कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसे मना कर रहे हो। इनके हमारी कंपनी के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते हैं और ये हमारी कंपनी की बहुत बड़ी डीलर है, तो बेहतर यही हुआ कि इन्हें खुश करने की कोशिश करो। ये सब सुन करके हनी अपनी जान छुड़ा करके वहाँ से भागने लगती है, पर तभी वो जिन से जा करके टकरा जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। ये सब जानने के बाद में तो जिन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो उस मैनेजर को एक किक मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मेरी कंपनी में इस तरीके के काम करने की। हनी कहती है कि मिस वांग ने मुझे इस डील के बदले अपने साथ सोने के लिए ऑफर दिया है और ऐसा करने पर मैनेजर मुझे मजबूर कर रहा था। मैनेजर जिन के आगे बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाता है, पर जिन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल देता है। जिन मिस वांग से कहता है कि मैंने सुना है कि आपकी कंपनी घाटे में जा रही है, तो बेहतर यही हुआ कि आप उस पर ध्यान दें, वरना अगर मैंने ध्यान दे दिया तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। जिसके बाद जिन हनी को उठा करके रूम में ले जाता है, पर तब तक हनी ड्रिंक की वजह से बेहोश हो जाती है। जिन सोचता है कि क्या सच में मेरे दिल में एक लड़के के लिए फीलिंग्स हो सकती हैं। वो ये चेक करने के लिए हनी के काफी क्लोज चला जाता है और उसे ये फील होता है कि वो सच में हनी को लेकर के फील करता है। इस बात से जिन काफी बेचैन हो उठता है और वहां से चला जाता है। हनी जब होश में आती है तो जिन उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम एक क्यूट सी लड़की की तरह दिखते हो। हनी कहती है कि मैं समझी नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसके आगे जिन कुछ बोल पाता वो बेहोश होकर के हनी के ऊपर ही गिर जाता है। हनी उसे अपने ऊपर से हटाती है और चेक करती है तो जिन को काफी तेज बुखार होता है। ये देख करके वो उसकी पूरी रात देखभाल करती है और ठंडे पानी की पट्टी भी करती है और फिर वहीं पर थक करके सो जाती है। पर जिन जब सुबह उठता है तो खुद को हनी के बगल में पा करके शॉक्ड हो जाता है। ऊपर से उसके शर्ट भी नहीं होते हैं और वो हनी से पूछता है कि कल रात तुमने मेरे साथ में क्या किया। तो हनी कहती है कि जो मुझे करना चाहिए था वो सब कुछ मैंने किया। जिन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की। हनी कहती कि मैंने आपका फायदा कब उठाया, मैंने तो बस वही किया जो उस वक्त जरूरी था।
जिन को लग रहा होता है कि कल रात उसने हनी के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया। जिन हनी से कहता है कि कल रात जो भी कुछ हुआ उसे हम हमेशा के लिए भूल जाएंगे और भविष्य में शर्मनाक बात कभी भी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर कि वो उसे 5 मिलियन का कार्ड देते हुए कहता है कि अब से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे बताओगे, प्लीज चोरी करने मत निकल जाना। इतना कहकर कि वो वहां से चला जाता है। हनी भी सोचने लगती है कि मैंने तो उसका फीवर कम करने की कोशिश की थी, फिर वो इतने गुस्से में क्यों था। लगता है कि कल रात पर देखभाल के बदले उसने मुझे 5 मिलियन दे दिए। जिन का दिल कितना बड़ा है, अब मैं इन पैसों से अपनी माँ का इलाज आसानी से करवा सकती हूँ। दूसरी तरफ जिन अपना टेस्ट करवाता है जिसमें ये पता चलता है कि उसने किसी के साथ में भी नाइट स्पेंड नहीं किया था। ये सुनकर के जिन राहत की सांस लेता है। तभी वहाँ पर यूसु आता है और उसे बताता है कि कल रात तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो हनी ने तुम्हारी पूरी रात देखभाल की। ये सुनकर के जिन समझ जाता है कि ये तो उसकी एक गलतफहमी थी। दूसरी तरफ हनी वो पैसे ले तो लेती है, पर उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर जिन ने उसे इतने पैसे क्यों दे दिए। वो सोचने लगती कि कहीं मेरी सच्चाई के बारे में उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं एक लड़की हूँ। ये सब सोच करके हनी काफी डर जाती है और वो जिन का कार्ड उसे वापस कर देती है। जिन उससे कहता है कि क्या ये पैसे कम है, तो हनी कहती कि मुझे आपसे एक पैसे नहीं चाहिए। नाइट में एक डिनर पार्टी के दौरान ड्रिंक करने की वजह से हनी की तबीयत बिगड़ जाती है, तो यूसु उसे संभालते हुए रूम में लाता है। तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है और हनी से कहता है कि जब तुम्हें पता है कि ड्रिंक की वजह से तुम्हारी हेल्थ खराब होने लगती है, फिर तुम इतनी पीते ही क्यों हो। तभी हनी के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगती है। ये देख कर के यूसु समझ जाता है कि हनी कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। वो हनी से कहता है कि ड्रिंक की वजह से तुम्हारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। वो उसे पानी पीने के लिए देता है। हनी उससे पूछती कि क्या आपको पता चल गया है कि मैं एक लड़की हूँ, तो यूसु कहता है कि हाँ, मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुम एक लड़की हो, और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जिन तुम्हें पसंद करता है। हनी कहती कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि मैं उनकी नज़र में एक लड़का हूँ। यूसु कहता है कि आई होप कि मेरी सोच गलत हो। हनी उसके सामने बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, प्लीज़ ये बात आप किसी से भी मत बताइएगा, मेरे ऐसे रहने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो यूसु कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये बात किसी से भी नहीं बताऊँगा। हनी जब जाने लगती है तो यूसु नोटिस करता है कि हनी की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ रही है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो बारिश में भीगता हुआ देख जिन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसे अपना जैकेट देते हुए कहता है कि तुम बहुत नाजुक हो, इसे पहन लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। घर पहुंच करके डिनर टेबल पर जिन उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन करके तो हनी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और सोचने लगती कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं एक लड़की हूँ। जिन उससे पूछता है कि तुम कितने साल की हो, क्या तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता है, क्या तुम्हारे फादर को तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हनी कहती कि बचपन से मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था, मेरे फादर मुझसे हमेशा से नफरत करते थे क्योंकि मैं एक लड़की की तरह मजबूत नहीं दिखती थी। तो जिन कहता है कि तुम्हारे फादर के नजरिए से देखा जाए तो वास्तव में तुम एक लड़की की तरह नहीं दिखते हो। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या सच में तुम एक लड़का हो या फिर एक लड़की। ये सुन करके तो हनी काफी डर जाती है और जिन से कहती है कि अगर आपको पता चले कि कोई करीबी आपसे झूठ बोलता आ रहा है तो आप उसके साथ में क्या करेंगे। जिन कहता है कि मुझे धोखेबाज और झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है, मैं उसे ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ये सुन करके तो हनी सोचती कि इसका मतलब कि ये बहुत ही खतरनाक इंसान है, ये तो मुझे जान से ही मार डालेगा। उसका डरा हुआ फेस देख करके जिन उसके पास जाकर के कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी वहाँ पर यूसु आ जाता है और वो समझ जाता है कि हनी काफी डरी हुई है, इसीलिए वो जिन से कहता है कि मुझे हनी से कुछ बात करनी है, पर जिन उसे जाने नहीं देता। पर यूसु भी कहाँ कम था, वो उससे कहता है कि आज मैं हनी को तुम्हारा इतना बड़ा घर दिखाना चाहता हूँ। इतना कह करके वो उसे अपने साथ ले जाता है। बाहर ले जाकर के यूसु हनी से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। जब तुम्हें अपनी पहचान जिनको बतानी ही नहीं है तो फिर उसके क्लोज रह करके तुम खुद को खतरे में क्यों डालना चाहती हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी उसे तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी। तभी हनी को अचानक से वोमिटिंग आने लगती है तो यूसु उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ वो हनी को बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुन करके तो हनी शॉक्ड हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये बेबी जिन का है। यूसु कहता है कि अब तो तुम चाह करके भी जिन से अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकती हो। हनी कहती है कि पर मैं ये बेबी नहीं रख सकती हूँ। यूसु कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, ये बेबी सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि जिन का भी है। हनी कहती कि लेकिन ये तो बस एक मिस्टेक थी। यूसु उसे बहुत समझाता है और उससे पूछता है कि सच सच बताओ कि तुम जिन को पसंद नहीं करती हो। बहुत सोचने के बाद में हनी कहती कि हाँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो यूसु कहता है कि फिर प्रॉब्लम क्या है। जिन भी तुमको लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान है। अगर उसे पता चलेगा कि तुम एक लड़की हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी बन जाओ। हनी कहती कि और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी झूठ की वजह से वो मुझसे नफरत करने लगे। यूसु कहता है कि ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और इतना कह करके वो हनी को अपने साथ
साथ ले जाता है और अपने दोस्त जिन से कहता है कि हनी को लेकर के मेरे पास तुम्हारे लिए एक शॉकिंग बात है, क्या तुम देखना चाहोगे। इतना कह करके यूजू की ताली बजाते ही हनी एक ब्यूटीफुल लड़की की तरह जिन के सामने आ जाती है, जिसे देख करके तो जिन देखता ही रह जाता है। हनी जिन से कहती कि मैं पहली बार इस तरह आपके सामने आ रही हूँ, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। जिन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो यूजू से रूम से बाहर जाने के लिए कहता है तो हनी यूजू से कहती कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ करके मत जाओ। यूजू कहता है कि भरोसा रखो, डरो मत, सब कुछ ठीक होगा, बस उससे अच्छे से माफी मांग लेना। यूजू के जाने के बाद में जिन हनी से पूछता है कि बॉय होकर के इस तरीके के कपड़े पहन करके मेरे सामने आने का क्या मतलब है। जिन को तो अब भी यही लग रहा होता है कि हनी एक लड़का है। हनी उससे कहती है कि माफ करिएगा मिस्टर जिन, पर मैं वास्तव में एक लड़की हूँ। ये सुन करके तो जिन सदमे में चला जाता है। अब जिन के तो गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो हनी से कहता है कि क्या तुमने ये सब मजाक समझ रखा है। हनी उससे कहती कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि आपने मेरी हर बार हेल्प की है और आप मेरी बहुत केयर भी करते थे, इसीलिए मैं आपको सच बता करके आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इतने पर तो जिन उसे किस कर लेता है और कहता है कि मुझे हर बार ऐसा लगता था कि कुछ तो है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, पर अब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो हनी कहती कि सच में मैं एक लड़की ही हूँ। जिन कहता है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो हनी उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद जिन उस रात वाली बात सोच करके उससे पूछता है कि क्या उस रात तुम ही मेरे रूम में आई थी। तो हनी कहती कि हाँ मैं ही आपके रूम में आई थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी पहचान आपको नहीं बता सकती थी, इसलिए मैं मजबूर थी। जिन कहता है कि फिर तुमने अपनी बहन यान को लेकर के झूठ क्यों बोला कि वही उस रात मेरे साथ में थी। तुम्हें किसने हक दिया है मेरी जिंदगी के साथ खेलने का। हनी कहती कि उस वक्त यान ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको सच्चाई बता दी तो वो मेरी माँ के इलाज के पैसे नहीं देगी। जिन कहता है कि क्या अब भी तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं अनजान हूँ। हनी सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या ये बात इस वक्त इन्हें बताना सही होगा। वो जिन के गुस्से को देखते हुए उसे ये बात नहीं बताती है। वो जिन से बहुत माफी मांगती है और उससे कहती है कि प्लीज गुस्सा मत होइए। जिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने बड़े झूठ के लिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा। हनी जिन के क्लोज जाकर के बहुत क्यूट तरीके से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब इतनी क्यूट सी लड़की को देख करके तो जिन का दिल ही पिघल जाता है और वो उसकी क्लोज जाने की कोशिश करता है। तो हनी उससे कहती है कि अभी ये सब करना सही नहीं है। जिन उससे इसका रीजन पूछता है तो हनी यहाँ पर उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन करके तो जिन की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता कि वो फादर बनने वाला है। हनी के सोने के बाद में जिन उसे पूरी रात यूं ही देखता रह जाता है। हनी जब उठती है तो वो अपने सामने जिन को पा करके काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर जिन उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर मेरे पास और रुक जाओ। जिसके बाद वो दोनों ऑफिस जाते हैं, पर हनी उससे कहती है कि ऐसे हमारा एक साथ रहना और बाहर निकलना सही नहीं है, इससे आपके ऊपर लोग उंगलियां उठाने लगेंगे। तो जिन कहता है कि इसमें गलत क्या है, अब से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, इस हिसाब से तो तुम्हें हर वक्त मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर के तो हनी काफी खुश हो जाती है। अंदर जाने पर जिन उसके क्लोज जाता है तो हनी कहती कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी पहचान किसी के भी सामने नहीं आने देंगे। अगर आप ऐसी ही हरकतें ऑफिस में भी करते रहेंगे तो सबको मेरे बारे में जल्दी पता चल जाएगा, तो प्लीज मिस्टर जिन ऐसा मत करिए। तो जिन कहता है कि ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। वहीं ऑफिस में दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हनी हमारे बॉस से कुछ ज्यादा ही चिपका रहता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो एक लड़की है। इतना कहकर के वो यान को बुला करके बीती सारी बातें बता देती हैं कि उन दोनों के साथ में जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब सुन करके तो यान भड़क जाती है और हनी को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जो मुझे बर्बाद करने के लिए इस हद तक गिर जाएगा कि दिन रात मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ ही चिपका रहेगा। इस बात पर हनी भी उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि अपनी गंदी जुबान पर काबू रखो। ये मत भूलो कि जिन की शादी अभी तक तुमसे नहीं हुई है। तभी वहाँ पर इनकी शोर सुन करके जिन भी आ जाता है। तो यान उससे कहती है कि देखो ना, इसने मुझे मारा है। जिन कहता है कि अगर हनी ने तुम्हें मारा है तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। यान कहती है कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए, ना कि दूसरे की। तो जिन कहता है कि किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, क्या तुम उस लायक हो। तो यान कहती है कि हनी ने ही आपको भड़काया है ना। तो जिन कहता है कि तुम इतनी भी सीधी नहीं हो जो तुम्हें ये ना पता हो कि आखिर तुम किस झूठ के सहारे मेरे सामने खड़ी हो। यान समझ जाती है कि जिन को पता चल चुका है कि वो उस रात उसके साथ में नहीं थी। वो जिन से माफी मांगने लगती है, पर जिन उसकी एक बात नहीं सुनता और अपने गार्ड से कह करके उसे बाहर निकलवा देता है। ये सब देख करके ऑफिस में लोग भी तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, जिसे सुन करके हनी भी काफी परेशान हो जाती है और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जिन के असिस्टेंट को दे देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिन को उसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़े। असिस्टेंट जब जिन को वो लेटर देता है तो जिन उस रिजाइन लेटर को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देता है
और कहता है कि उससे कहो कि मुझसे खुद आकर के बात करे, पर हनी जिन का सामना नहीं कर पा रही थी। इस बात से जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद बाहर जाकर के हनी से कहता है कि अगर तुम कुछ सेकंड के अंदर मेरे ऑफिस में नहीं पहुंची तो मैं खुद तुम्हें उठा करके यहाँ से ले जाऊंगा। हनी जब अंदर जाती है तो जिन उससे बहुत प्यार से पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्यों तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो। हनी उससे कहती है कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं अपनी पहचान कभी भी उजागर नहीं करूंगी। ऐसे में मेरा आपके साथ रहना सही नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके व्यक्तित्व पर कोई उंगली उठाए, क्योंकि अब ऐसी अफवाहें उड़ने लगी है कि आपको लड़के पसंद हैं। जिन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना पसंद करोगी। जिस पर हनी कहती है कि हाँ, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। जिन उसे समझाता है और कहता है कि आगे क्या होगा वो सब मुझ पर छोड़ दो, समय आने पर मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तभी वहां पर जिन का असिस्टेंट आ जाता है और जिन को हनी को हक किया हुआ देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है। जिन उससे कहता है कि ये मेरी वाइफ है। असिस्टेंट कहता है कि सर, क्या आपने एक लड़के से शादी कर ली है। तो जिन कहता है कि मैं तो बताना ही भूल गया कि हनी एक लड़की है और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, इस बात को तुम अच्छी तरीके से याद कर लेना। जिसके बाद जिन हनी से पूछता है कि तुम हमारे बारे में अपने माता पिता को कब बताओगी। हनी कहती है कि मैं अपने परिवार का इकलौता बेटा हूँ, मुझे इस बात का डर है कि सच्चाई जानने के बाद में मेरे फादर मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही मेरी माँ मुझे कभी माफ करेंगी। ये सब सुनकर के जिन हनी की मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। अब जैसा कि हनी की मदर तक भी जिन और हनी को लेकर के बात पहुंच चुकी थी, तो वो जिन को देख करके भड़क जाती है और उससे कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई यहाँ पर आने की, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। जिन कहता है कि मैं बस आपकी बेटी की सच्चाई आप तक पहुँचाने आया हूँ। वो उसकी मदर को कुछ फोटोज देता है जिसमें हनी के उन सारे चोटों के निशान थे जो कि टैंक परिवार ने उसे दिए थे। ये सब देख करके उसकी मदर शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि ये सच नहीं हो सकता है, हनी तो टैंक परिवार का एकमात्र वारिस है, फिर वो लोग उसे इतना कष्ट क्यों देंगे। जिन कहता है कि आप एक माँ हैं, आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी बेटी की तकलीफों को समझें। आज तक टैंक परिवार ने आपकी बेटी के साथ में जानवरों जैसा बर्ताव किया है। उस फैमिली में हनी की हैसियत एक नौकर से भी बदतर है। उसके पुराने जख्म ठीक नहीं होते, उससे पहले उसे एक नया जख्म मिल जाता है। ये सब जान करके उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती हैं। जिन कहता है कि आप अपने बदले के चक्कर में इतनी अंधी हो गई है, आपने कभी भी हनी के बारे में सोचा ही नहीं। आपके हॉस्पिटल बिल के पैसों के लिए उसने अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। उसे हर बार इस बात के लिए ब्लैकमेल किया जाता था। ये सब वो कई सालों से झेल रही है। ये सारी बातें सुन करके उसकी माँ को खुद पर बहुत गिल्ट फील होता है और उन्हें बहुत अफसोस होता है कि उन्होंने कभी भी हनी की तकलीफों को जानने तक की कोशिश नहीं की। तभी वहाँ पर हनी आती है और वो खुद उसके हाथ पर लगे चोट के निशानों को देखती है और उससे वो माफी मांगती है। वो जिन को भी उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद करती है। साथ ही वो हनी और जिन के प्यार को भी एक्सेप्ट कर लेती है। जिन अब ये ठान लेता है कि इतने सालों में हनी को टैंक परिवार ने जितनी भी तकलीफें दी हैं उन्हें उसका 100 गुना झेलना पड़ेगा। हम देखते हैं कि जिन हनी की मदर को विदेश भेज देता है ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके और हनी के सामने भी कोई मजबूरी ना रहे। जिन उससे कहता है कि अब तुम बेफिक्र होकर के अपनी असली पहचान के साथ में जी सकती हो। अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तभी डॉक्टर रिपोर्ट लेकर के आती है और बताती है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर के दोनों काफी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर यान आ जाती है और इन्हें साथ में देख करके सोचती है कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट इनके हाथों में किसका है। वो फौरन से आज के सभी प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में पता करने के लिए कहती है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि हनी एक लड़की है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देख करके तो उसकी स्टेप मदर भी हैरान हो जाती है। तो यान कहती है कि अब वो जिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तो मैं जिन से कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगी। उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम 4 लड़कों के साथ में अफेयर मत चलाओ, उनके साथ में समय रहते रिश्ते तोड़ दो, लेकिन तुम जिन पर ध्यान नहीं दी। वो कहती कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना कह करके वो हनी के खिलाफ अपनी बेटी के साथ में मिलकर के प्लान बनाती हैं। जैसे ही हनी के फादर घर आते हैं, यान उन्हें बता देती है कि जिसे आप इतने टाइम से अपना बेटा समझते आ रहे थे, असल में वो तो एक लड़की निकली जो कि आपको इतने साल से बेवकूफ़ बनाती आ रही है। ये सब जान करके तो उसके फादर के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता, जिस पर उनकी वाइफ और बेटी मिल करके और भी ज़्यादा आग में घी डालने का काम करती हैं, जिसकी वजह से वो हनी को टैंक परिवार के सभी अधिकारों से बेदखल कर देते हैं। साथ ही उसे घर से बाहर भी निकाल देते हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलती है, अपने प्लान के मुताबिक यान अपने गुंडों को कॉल करके हनी को किडनैप करने के लिए कह देती है। यान के कहने पर गुंडे हनी को उठा ले जाते हैं। जिन की जब आंख खुलती है तो वो हनी को अपने पास में नहीं पाता है। ऑफिस जाने पर भी हनी उसे कहीं भी नहीं दिखती है। वो अपने दोस्त को भी कॉल करके हनी के बारे में पूछता है, पर उसके दोस्त को भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ है। जिसके बाद जिन हनी को भी कॉल लगाता है, पर उसका नंबर भी बंद आता है। वहीं हमें पता चलता है कि हनी की स्टेप मदर ने उसे एक विदेशी गुंडे के हाथों भेज दिया था, जिससे वो कॉल करके कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उसे विदेश भेज दो।
दोबारा से वो यहाँ पर कभी भी नहीं दिखनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद में हनी जब होश में आती है तो वो खुद को एक अनजान जगह पाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी घबरा जाती है। दूसरी तरफ जिन और यूजो भी काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि उन दोनों को अब तक हनी का पता नहीं चला था। तभी वहाँ पर जिन से मिलने के लिए यान आती है और वो जिन से कहती है कि मुझे पता है कि हनी एक लड़की है और तुमने उसी की वजह से मुझे रिजेक्ट किया है। ये सुनकर के तो जिन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यान को हनी की सच्चाई पता चल चुकी थी। यान कहती है कि मुझे ये भी पता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो जिन फायर हो जाता है और यान से पूछता है कि हनी कहाँ है, तुमने उसके साथ में क्या किया? अगर तुमने उसके साथ में कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यान कहती है कि तुमने उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब हनी की ज़िंदगी मेरे हाथों में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हनी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी। जिन कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? यान कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करते हो तो मैं हनी को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। जिन कहता है कि इस शर्त को छोड़ करके मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो यान कहती है कि फिर तुम हनी को भूल जाओ। अब जिन के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो मजबूर होकर के यान की इस शर्त को मान जाता है। यान कहती कि तुम्हें अभी के अभी ये बात पब्लिकली अनाउंस करना होगा कि तुम मुझसे शादी करने जा रहे हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम भविष्य में हनी को कभी देख पाओगे। ये सुनकर के तो फौरन जिन अपने साथ में यान की शादी को अनाउंस करने के लिए कह देता है, जिसके बाद यान अपनी मदर को कॉल करके कहती है कि भले ही जिन मुझसे शादी कर लेगा पर हनी को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब करना होगा। दूसरी तरफ हनी भी वहाँ से भाग निकलती है। वही यान की मदर उसे एक नशे वाला सूप देती है और यान से कहती है कि ये सूप जिन को पिला करके उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेना, ताकि जिन किसी भी कंडीशन में अब इस शादी से पीछे ना हट सके। इधर हनी रास्ते में जिन और यान की शादी के बारे में कुछ लोगों को बात करते हुए सुन लेती है। ये सुनकर के हनी सोचती है कि जिन मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकता है। अब यान भी उस सूप को लेकर के जिन के पास जाती है तो जिन ना चाहते हुए भी उस सूप को पी जाता है और थोड़ी देर में नशे की वजह से उसे यान में हनी दिखने लगती है और इसी बात का फायदा उठा करके वो जिन को बेडरूम में लेकर के चली जाती है, जहाँ वो उसे सिड्यूस करने लगती है। तभी वहाँ पर हनी भी भागते हुए आती है, जहाँ वो जिन को यान के साथ में देखती है, जिसकी वजह से उसका दिल टूट जाता है और वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। अब जैसा कि जिन को हनी के अलावा किसी और लड़की के टच से प्रॉब्लम थी, तो वो यान को खुद से दूर करके खुद को होश में लाने के लिए खुद को जख्मी कर लेता है और यान से कहता है कि आइंदा से मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, मुझे तुमसे घिन आती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट आकर के बताता है कि हमें हनी के किडनैपर्स मिल गए हैं और उन्होंने ये कबूल किया है कि मिस हनी वहाँ से भाग चुकी हैं। जिन कहता है कि अगर वो वहाँ से भाग गई थी तो अब तक मेरे पास में क्यों नहीं आई। असिस्टेंट जिन से पूछता है कि फिर आप यान के साथ में शादी का क्या करेंगे। जिन कहता है कि फिलहाल जो जैसे चल रहा है उसे वैसा ही रहने दो। अब शादी का दिन आ जाता है जहाँ यान बहुत खुश होती है। जिन उससे कहता है कि तुम अपने काले कारनामों के साथ में कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो। इतना कह करके वो उसकी मदर और उसके सारे काले कारनामों का एविडेंस उसके ऊपर फेंक देता है। ये सब देख करके तो यान और उसकी मदर बौखला जाती हैं। जिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। जिन टैंक फैमिली को पूरी तरीके से बैंकरप्ट कर देता है और उसकी मदर से कहता है कि अब तुम दोनों की असली जगह सिर्फ जेल में होगी। तभी उसके फादर आते हैं और यान को एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब भी कर रही हो। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया है। घर पहुंचने पर जिन का असिस्टेंट उसे बताता है कि हमें पता चला है कि कल शाम को मिस हनी यहाँ पर आई थी, लेकिन फिर वो वापस चली गई थी। जिन समझ जाता है कि उस वक्त उसने जिन को यान के साथ में देखा होगा और उसी गलत फहमी के साथ में वो वापस चली गई। जिन कहता है कि हमें किसी भी तरीके से हनी को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हनी अपनी बेबी से कहती है कि तुम परेशान मत होना, मम्मा तुम्हारी पूरी देखभाल करेगी। तभी वो न्यूज़ में देखती है कि टैंक परिवार पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका है। तभी वहाँ पर यान भी पहुँच जाती है और हनी से कहती है कि आज तुम्हारी वजह से जिन ने हमें बैंकरप्ट कर दिया और मुझसे शादी तक तोड़ दी। अगर जिन मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। इतना कह करके वो उसे उठवा ले जाती है। पर इस बात की खबर जिन को भी मिल जाती है। हनी उन गुंडों से अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को मारने जा रही होती है, पर तब तक वहाँ पर जिन पहुँच जाता है, जिसे देख करके तो यान पागल हो जाती है और जिन से कहती है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सके तो मैं तुम्हें हनी का भी नहीं होने दूंगी। तभी जिन के गार्ड्स आकर के यान को पकड़ लेते हैं। जिन तो हनी को पा करके पागलों की तरह देखने लगता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। तो हनी उससे कहती है कि हमारा बच्चा और मैं बिल्कुल ठीक है। जिन उसे फौरन से हक कर लेता है और उसे उठा करके अपने साथ ले जाने लगता है। हनी उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जिन कहता है कि हम अपनी शादी का मैरिज कार्ड लेने जा रहे हैं। मैं तुम्हें अपनी लीगली वाइफ बनाना चाहता हूँ। अब मैं एक पल का और भी इंतजार नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं तुम्हें खुद से दूर देखना चाहता हूँ। तो क्या मिस हनी आप मिसेज जिन बनना पसंद करेंगी? प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तो हनी खुशी खुशी कहती है कि हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
जिसके बाद जिन हनी को अपने साथ घर लेकर के जाता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब हनी को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जहाँ वो एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म देती है। जिन इस बात से बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि मेरी ज़िंदगी में आने के लिए थैंक यू, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर एंडिंग होती है।